एवरीवन, आई एम दिव्या श्रीवास्तव और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रीफ खबर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तमाम ताज़ा खबरों से। सूर्य ग्रहण हुआ खत्म, आग के छल्ले की तरह दिखा सूरज। इस सूर्य ग्रहण की खास बात यह है कि सूरज रिंग ऑफ फायर की तरह नज़र आया। ये ग्रहण रिंग ऑफ फायर यानी एक आग से बनी अंगूठी की तरह दिखाई दिया। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ संरेखित होते हैं और चंद्रमा सूर्य के बीच के भाग को पूरी तरह ढक लेता है तो उस समय सिर्फ सूर्य के चमकीले किनारे नजर आते हैं। ग्रहण की इस स्थिति को ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। भारत में ये केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही आंशिक तौर पर दिखाई दिया। इसके अलावा सूर्य ग्रहण अमेरिका, यूरोप और एशिया में आंशिक तौर पर नजर आया। ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में सूर्य ग्रहण का पूरा नज़ारा देखने को मिला। शाम 5:55 पर सूर्य ग्रहण के दौरान बनने वाली रिंग ऑफ फायर को लेकर लोगों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता है। इंडोनेशिया, कनाडा और सुमात्रा समेत कई देशों के लोगों को इसका दीदार करने का मौका मिला। कनाडा के ओंटारियो में सूर्य ग्रहण देखने को मिला, जैसा कि आप अभी ये पिक्चर में देख रहे हैं। तो अगली खबर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच गए हैं। योगी दिल्ली में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कई बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे। वह कल सुबह 10:45 पर पीएम मोदी से और उसके बाद जेपी नड्डा से 12:30 बजे मुलाकात करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पहुंचे हैं। नड्डा और पीएम मोदी की ये मीटिंग कई मायने में खास है। इन दोनों नेताओं से कल मुख्यमंत्री योगी मिलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही जेपी नड्डा पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। दरअसल दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी दिल्ली के यूपी सदन पहुंचे। यहां कुछ देर बाद रुकने के बाद वह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने निकल पड़े। मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। योगी की करीब 1.5 घंटे अमित शाह से बैठक चली। वह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। तीसरी बहुत दिलचस्प खबर आ रही है अंबानी घर से। दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों की और रिलायंस ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने किसी न किसी अपने को खोया है। ऐसे में कई फिल्मी हस्तियां और उद्योगपतियों ने इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके लोगों के परिवारों की मदद करने का जिम्मा उठाया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी अपनी दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए मदद के कई दरवाजे खोल दिए हैं। RIL ने रिलायंस फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर स्कीम के तहत कोरोना के कारण अपनी जान गंवा देने वाले कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। ये स्कीम न केवल उन परिवारों को आर्थिक संकट से उबरने से सहयोग करेगी, बल्कि उनके भविष्य को संवारने में भी कारगर साबित होगी। स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदे मिलेंगे। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले हर कर्मचारी के परिवार को 5 साल तक हर महीने सैलरी दी जाएगी। दिवंगत कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक का 100% खर्चा कंपनी उठाएगी। सभी दिवंगत कर्मचारियों के जीवन साथी, माता पिता और बच्चों को 100% लाइफस्टाइल मेडिकल कवरेज भी दिया जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में रिलायंस है अपने कर्मचारियों के साथ, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का यह कहना है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का जितिन प्रसाद पर निशाना। जब मंत्री बनाया तब पार्टी दिशाहीन नहीं लगी। कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले जितिन प्रसाद की तरफ से लगातार बड़े बयान दिए जा रहे हैं। वे एक तरफ कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी बता रहे हैं, वहीं लीडरशिप पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज तक से बातचीत के दौरान जितिन ने दावा किया कि कांग्रेस का जनता से संवाद ही नहीं है, इसी वजह से पार्टी दिशाहीन हो गई है और चुनावों में लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। जब जितिन के इन सवालों का जवाब कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जितिन पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक उन्हें मंत्री का पद दिया गया था, तमाम जिम्मेदारी मिल रही थी, तब उनकी नज़र में पार्टी दिशाहीन नहीं थी। वे कहते हैं कि सरकार में मंत्री बने तब पार्टी दिशाहीन उनको दिखाई नहीं दी। अब बीजेपी में शामिल होकर वह कांग्रेस को दिशाहीन बता रहे हैं और जनता से दूर बता रहे हैं। ऐसा बयान जितिन प्रसाद को नहीं देना चाहिए।
वह लोकसभा में सांसद रह चुके हैं, यूपीए सरकार में मंत्री रहे, तब सब चीज़ें उन्हें ठीक लगती थी, मगर अब यह कांग्रेस को गलत बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जेएनयू से। जेएनयू की लाइब्रेरी में तोड़फोड़, टूटे शीशे, पुलिस ने किया केस दर्ज। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जेएनयू के पुस्तकालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कोरोना महामारी के कारण पुस्तकालय बंद है। कुछ छात्र चाहते थे कि पुस्तकालय खोला जाए ताकि वे पढ़ सके। बुधवार को गार्ड के साथ बहस के बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान पुस्तकालय के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 30 से अधिक छात्र जो पुस्तकालय के अंदर घुसना चाहते थे, सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोका तो उन पर भी हमला किया गया। इस दौरान पुस्तकालय के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने 188 यानी सरकारी आदेश का उल्लंघन और महामारी अधिनियम का धारा 3 का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि 35 से 40 छात्रों का एक समूह पुस्तकालय के बाहर इकट्ठा हुआ, जो महामारी के कारण छात्रों के लिए बंद है। छात्रों ने गेट के सामने विरोध किया और गार्ड से लाइब्रेरी के गेट खोलने को कहा, लेकिन गार्ड ने ऐसा करने से उन्हें इनकार कर दिया। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:40 की है। एफआईआर के अनुसार विरोध कर रहे और पुस्तकालय में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए गार्ड ने क्विक रिस्पांस टीम को बुलाया। आरोप है कि छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। एफआईआर के अनुसार विरोध कर रहे और पुस्तकालय में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए गार्ड ने क्विक रिस्पांस टीम को बुलाया है। आरोप है कि छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की और पुस्तकालय के गेट को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। गेट का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। गार्ड ने हमले का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि छात्रों ने विरोध जारी रखा और गार्ड के साथ मारपीट की। उन्होंने विरोध करके कोविड मानदंडों का उल्लंघन भी किया और पुस्तकालय के फाटकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार के हाजीपुर से। हाजीपुर में दिन दिहाड़े बैंक में लूट, 1.19 करोड़ लेकर लुटेरे फरार, तलाश जारी है। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में गुरुवार को एक बैंक में बहुत बड़ी लूट हुई। यहां 5 लुटेरे बैंक से 1.19 करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुके हैं। इस बड़ी वारदात के पास पुलिस अलर्ट पर है और बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हाजीपुर के कर्णपुरा इलाके में स्थित एचडीएफसी बैंक में ये लूट हुई है, जहां सुबह सुबह कुछ लुटेरे आए और बैंक से करोड़ों रुपए लूट कर ले गए। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का घर भी इसी बैंक के पास है, जहां यह वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक आप सभी को यह बता दें कि सुबह करीब 10 बजकर लुटेरे बैंक में पहुंचे और बैंक कर्मियों को हथियार दिखाकर धमकाया। यहां बैंक के कैश रूम से 1 करोड़ से अधिक की नकदी निकलवाई और बोरे में भरकर भाग गए। भागते हुए लुटेरे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। लूट की खबर मिलते ही एसपी समेत पुलिस की बड़ी टीम बैंक पहुंच गई और जांच की जा रही है। आसपास के जिलों में अलर्ट किया गया है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार में लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। लंबे वक्त से कोरोना के कारण सख्ती लागू थी, लेकिन अब बिहार के वैशाली से ये घटना सामने आई है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है सुशांत की जिंदगी पर बन रही फिल्म न्याय पर रोक लगाने से दिल्ली एचसी का इनकार, याचिका खारिज। फिल्म में अपने बेटे के नाम के इस्तेमाल होने से सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह को ऐतराज़ था। ऐसे में उन्होंने फिल्म पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। याचिका के बाद कोर्ट ने डायरेक्टर दिलीप और प्रोड्यूसर सरला सरायोगी और राहुल शर्मा को आदेश दिया था कि कोर्ट के फैसले तक इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। हालांकि अब यह फिल्म रिलीज़ होने के लिए तैयार है। फिल्म न्याय को 11 जून 2021 को रिलीज़ किया जाना तय हुआ था। बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो उन्होंने 14 जून 2021 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत को उनके मुंबई के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। उन्होंने खुदकुशी की थी या उनका मर्डर हुआ, इस बात की जांच आज भी सीबीआई कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है एमएस धोनी, यासिर अराफत को नहीं पसंद बाबर आजम। एमएस धोनी जैसा कप्तान ढूंढने की कर दी मांग। यासिर अराफत ने दिया बड़ा बयान, पाकिस्तान को चाहिए धोनी जैसा कप्तान। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे सफल और चतुर क्रिकेटर कप्तानों में से एक रहे हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने नए नए कीर्तिमान अपने नाम किए थे। दुनिया का हर देश अपनी टीम के लिए धोनी जैसा कप्तान ही चाहता है। ऐसा ही एक ख्वाहिश अब एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी कहा है।
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर यासिर अराफत का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब धोनी जैसे एक कप्तान की ज़रूरत है। अराफत ने धोनी की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के पास धोनी जैसा एक कप्तान हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्पोर्ट्स यानी चैनल को दिए हुए एक इंटरव्यू में अराफत ने कहा, MS धोनी ने अब रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं उन्हें पाकिस्तान के कप्तान के रूप में नहीं चुनता। मौजूदा समय में पाकिस्तानी टीम को धोनी और जैसे लीडर की ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन्हें धोनी जैसे गुण वाले एक कप्तान की ज़रूरत है। अगली बड़ी खबर आ रही है डेनमार्क से। समुद्र में करोड़ों टन मिट्टी डालेगा डेनमार्क, बंदरगाह को बचाने के लिए बनाएगा आर्टिफिशियल आइलैंड। दुनिया के वैज्ञानिक मंगल पर जीवन तलाश रहे हैं, वहीं एक देश ने समुद्र में ही मिट्टी डालकर नया देश बसाने की ठान ली है। करोड़ों टन मिट्टी डालकर बसाए जाने वाले इस शहर में 35,000 लोग रह सकेंगे। साथ ही इसे रिंग रोड, टनल, मेट्रो के जरिए देश की राजधानी से भी जोड़ा जाएगा। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है डेनमार्क देश का। द लोकल डीके की वेबसाइट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को डेनमार्क की संसद ने मंजूरी दे दी है। समुद्र में मिट्टी डालकर बनाया जा रहा है कृत्रिम द्वीप का निर्माण कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए किया जा रहा है। इस कृत्रिम द्वीप का नाम लिनेहेटम होगा। 2.6 वर्ग किलोमीटर के इस द्वीप के निर्माण के लिए इस साल के आखिर में काम शुरू कर दिया गया है। वहीं 2035 तक इसकी नींव बनने और 2070 तक इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस द्वीप का आकार लगभग 400 फुटबॉल मैदान के बराबर होगा, जिसके लिए करीब 8 करोड़ टन मिट्टी की ज़रूरत होगी। अगली खबर आ रही है पेरिस से। पेरिस फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र में भीड़ के साथ मेल मुलाकात के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिए। BFTV और RMDC रेडियो के अनुसार इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ यह घटना उस वक्त हुई जब वे दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र के दौरे पर थे। मैक्रों यहां लोगों से मिले ताकि ये बात की जा सके कि कोविड-19 महामारी के बाद अब उनका जीवन कैसे सामान्य चल रहा है। इसी दौरान एक शख्स ने मैक्रों को थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। अगली बहुत ही बेहद दुखी खबर आ रही है। 6ठी क्लास की छात्रा के साथ स्कूल में ही शिक्षकों ने किया रेप। राजस्थान के जोधपुर से एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी है कि स्कूल परिसर में 2 शिक्षकों ने बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। काफ़ी दुखद समाचार है। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल में गैंगरेप, 5 आरोपी, नाबालिग 1 गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी से एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है इस वारदात में शामिल हैं 6 लोग, जिसमें से 5 लोग नाबालिग हैं और 1 गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन में आई बंगाल की लड़की के साथ रेप का आरोपी अनिल मलिक गिरफ्तार। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी अनिल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में आरोपी अनूप चनौत और अंकुर सांगवन पुलिस की गिरफ्तारी में शामिल हैं। आखिर कब तक इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? सरकार, अदालत, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। काफ़ी दुखद होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब यह ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं, और ऐसे समाचार हमारे मानसिक तौर पर हमारे लिए अच्छे नहीं हैं और इस देश के लिए भी अच्छे नहीं हैं। आखिर 10 साल की बच्ची ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? 5 साल की बच्ची ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? और 6ठी क्लास की लड़की ने, छात्रा ने क्या शिक्षकों का बिगाड़ा था? ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए खबरों के साथ। ब्रीफ खबर हमारे चैनल का नाम है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।